और आज इस बात पर चर्चा हो रही है कि वहाँ बिल्डिंग गिर गई, मरे हैं लोग। मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने जो सुना था कि 5-6 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 1-2 की हालत गंभीर है। यदि उस गंभीरता हालात के अंदर कोई मर गया, कोई दुर्घटना हो गई हो तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन महापौर महोदय, ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है उतनी, आप नगर निगम के मुखिया हो, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वहाँ ये था। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, चाहे उसमें काउंसलर है, चाहे उसमें विधायक है, चाहे उसमें कोई भी है, चाहे जोन का चेयरमैन है, दोनों के दोनों बराबर के दोषी हो। आप भी दोषी हो और वो भी दोषी है। ये राजनीति खेलना बंद करो, ये राजनीति खेलना बंद करो। और दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता की मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो जो 1 हफ्ते के अंदर 2 हादसे वहाँ पे हुए हैं, उन 2 हादसों के लिए क्या वो सर्वे रिपोर्ट के अंदर बिल्डिंगें थी? नहीं थी तो क्यों नहीं थी? क्या यह जांच का विषय नहीं है? आप लोगों को इसके ऊपर पूरी जांच करवानी चाहिए और ये राजनीति खेलना बंद करो और आप ईमानदारी के साथ कार्य करो। दिल्ली का बजट का किताब पढ़ी नहीं क्या उन्होंने? या वो समझ नहीं पाए क्योंकि मुकेश गोयल जी ने जो किताब बजट पढ़ा उसमें उन्होंने बजट के हित में सुझाव दिए हैं। और कल की बजट की चर्चा में भी ना पक्ष के नेता का कोई चर्चा हो रही, ना विपक्ष के नेता की चर्चा हो रही, सिर्फ मुकेश गोयल जी की चर्चा हो रही थी। क्या बजट क्या मुकेश गोयल जी का है? क्या सबके ऊपर के मुकेश गोयल जी का फोबिया हो गया है क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और ये बजट की चर्चा हो रही है, सब्जी मंडी बना के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब मुकेश 4 साल हो गए बजट चालू करता है, लेकिन कभी भी किसी को ठीक से बोलने का मौका नहीं मिला। कोई अपनी समस्या यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि नेता विपक्ष के कहते हैं कि यहाँ पे कोई बजट ये चलने नहीं देता हाउस, जबकि वो खुद ही नहीं चलने देते हाउस को। नेता विपक्ष कभी चलने दिया बजट को आज तक? अभी मेरी बहन अंजू जी ने बोला कि 2007 से ऑनलाइन जो शुरू हुआ था, पारदर्शिता जो आई थी कामों की, वो हमारे कांग्रेस के टाइम से आई थी। वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ना ले। और बायोमेट्रिक भी हमारे टाइम से शुरू की, जो 2 साल से बंद पड़ी। ये बात बिल्कुल 2 साल से बंद पड़ी। अभी कल भी सदन में एक हादसा हुआ है, छज्जा गिर गया। महापौर जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि तिमारपुर में 32 क्वार्टर, उनकी हालत इतनी खराब है, जर्जर उसकी दशा है। जब वहाँ पे कोई हादसा हो जाएगा, जब वहाँ पे कोई मर जाएगा, तब यहाँ एमसीडी होश में आएगी क्या? वो एमसीडी के क्वार्टर है, उसके लिए भी कोई थोड़ा बजट दिया जाए। महापौर जी, मैं आपका ध्यान अनऑथराइज्ड कॉलोनी की ओर दिलाना चाहती हूँ। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार 544 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां निगम के क्षेत्र में आती हैं। स्थायी समिति अध्यक्ष ने 25 ग्रामीण गांवों में विकास कार्य के लिए 46 करोड़ और शहरी गांवों के लिए 52 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, लेकिन उन्होंने इन नियमित कॉलोनियों के लिए काम कराने के लिए कोई बजट नहीं रखा। महापौर जी, अपने अनियमित कॉलोनी से संपत्ति वसूल करने के लिए आम माफी योजना की है। स्थायी समिति अध्यक्ष ने इन कॉलोनियों में बैठे दुकानदारों और उद्यमियों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इन कॉलोनियों में कार्यरत फार्म हाउस, मोटल और दूसरे संस्थानों से टैक्स वसूलने का प्रस्ताव रखा ताकि नगर निगम को राजस्व प्राप्त हो सके। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में टैक्स वसूलने के नए तरीके दिए जाते हैं, क्या इन कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को सुविधा की भी चिंता इन्हें होनी चाहिए? जब हम गांवों के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं तो इन कॉलोनियों के लिए विकास कार्य पे हमें भी जोर देना चाहिए, क्योंकि यह कॉलोनियां दिल्ली के विभिन्न गांवों के कृषि भूमि पर ही बसी हुई हैं। ये किसी पार्टी का विशेष मुद्दा नहीं है और ना ही किसी निगम पार्षद का विशेष मुद्दा है। ये सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जिसके भी हो, सभी पार्षदों के किसी न किसी एरिया में अनऑथराइज्ड कॉलोनियां होती है और सभी पार्षद चाहते हैं कि अपने इलाके में कुछ ना कुछ काम करवा सके, लेकिन निगम की आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से किसी को कोई पैसा नहीं मिल पाया। ऐसे में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लिए फंड जारी नहीं करना और भी गलत है। महापौर महोदय, आधी से ज्यादा उत्तरी दिल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में ही बसी हुई है। अतः मेरा आपसे सुझाव है कि भले ही हम इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सड़क आदि नहीं बनवा सकते, लेकिन किसी दूसरे हेड से इसका उपयोग तो कर सकते हैं। इन कॉलोनी में सफाई के आदि के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन के और मरम्मत जैसे कार्य हम करवा सकते हैं। इसलिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बजट में इन कॉलोनियों में विकास कराने के लिए भी हमें अलग से एक बजट देना चाहिए। जब मिट्टी में मिल जाते हैं,
जब ये लगता है कि आप मिट्टी में मिल गए हैं, फिर उसी जगह फिर नए सृजन, फिर नए सुमन, फिर नए भवन, फिर नए उपवन खिल जाते हैं। सो मैं कहना चाहूँगी कि भले ही हम गिनती में कम हैं, लेकिन फिर भी हम आशावादी हैं। हम पहले भी, अब भी और आगे भी जनता के हित के लिए सदन से लेकर सड़क तक कार्य करते रहेंगे और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आज ना केवल दिल्ली की बल्कि पूरे देश की अवस्था इतनी खराब है कि मैं इसे एक शेर के माध्यम से आपको बयान करना चाहूँगी। कहाँ छुपा के रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, कहाँ छुपा के रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है, अब देश देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़क पे किसान खड़े हैं। अब बात करना चाहूँगी अपने एरिया की, और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी शिक्षा के स्तर की। शिक्षा का स्तर जिसके लिए मनीष सिसोदिया जी ने वादा किया था कि 500 नए स्कूल खोले जाएंगे, 17,000 नए टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, जो कि आज तक नहीं किया गया है। जैसे कि आम आदमी पार्टी से भी मेरी पार्षदा जी ने कहा कि सरप्लस टीचर्स हैं, लेकिन वो स्कूल में अवेलेबल नहीं है। और ध्यान दिलाना चाहूँगी आपका कि हमारे क्षेत्र के लिबासपुर में जहाँ प्राइमरी स्कूल है, उसका लेवल सड़क से इतना नीचा है कि वहाँ मॉनसून के समय पर पानी इतना अत्यंत भर जाता है कि बच्चे अपने आप ही स्कूल आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि टीचर्स भी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से न केवल मेरे क्षेत्र में बल्कि और भी दिल्ली के स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे 93,000 बच्चों ने जो है स्कूल छोड़ दिया है, और जिससे कि 6% ड्रॉप आउट रेट जो है हमारे देश में बढ़ गए हैं। इसके साथ ही समयपुर में एक प्राइमरी स्कूल और है, जिसके लिए मैंने पहले ही साल से फाइल्स लगाई हुई हैं, जिसकी बिल्डिंग जो है जर्जर अवस्था में है और वो कभी भी किसी भी बच्चे के सर पर गिर सकती है, किसी भी कर्मचारी के सर पर गिर सकती है, या किसी भी टीचर की। आज तक किसी भी अधिकारी ने उस फाइल के ऊपर कोई भी अपना संज्ञान नहीं जताया है। वो फाइल कभी इस अधिकारी के पास, कभी उस अधिकारी के पास, और ये जो मेरा जो सवाल है ये हर साल मैं उठाती हूँ कि उस बिल्डिंग की, स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है। तो आप प्लीज़ इसे ज़रा अपने नोटिस में लें और इस पर ज़रा कुछ एक्शन लिया जाए और हमें बजट दिया जाए ताकि उस स्कूल की बिल्डिंग की हम रिपेयर करा सकें। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी स्वास्थ्य स्तर की। हम कहते हैं कि हमारे देश, हम सभी कहते हैं कि जितने देश के लोग स्वस्थ होंगे उतना ही देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। और जैसे कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं, जिन्होंने जो वादा किया कि मैं अपने देश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा, जो कि खुद नेचुरोपैथी कराने बाहर जाते हैं और दिल्ली पे उनका कोई ध्यान नहीं है। आज तक मेरे क्षेत्र में डिस्पेंसरी की फाइल मैंने इतनी बार पहले साल से मैं लगा रही हूँ, 4 साल हो गए हैं, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। टीन की वहां पर चादर डली हुई है, दवाइयों नाम की वहां कोई चीज नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि वो फाइल कहाँ और किस अधिकारी के पास घूम रही है कि उसके पास उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। इस बात का मुझे जवाब दिया जाए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में रोड्स, सड़कें, गलियां सब की सब जो है दोबारा से बहुत ही खराब अवस्था में है। उसके लिए भी मैंने फाइल्स लगाई हुई हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम लोग कांग्रेस से हैं, हम लोग गिनती में कम हैं, तो हम लोगों के लिए कोई बजट ही नहीं है एमसीडी में। मुझे समझ नहीं आता, वही काम, वही रोड्स, गलियां बीजेपी की बन जाती हैं, आम आदमी पार्टी की बन जाती हैं, कांग्रेस के पार्षदों की क्यों नहीं बनती? कि क्या हम यहाँ पे अपने आप आकर बैठे हैं? क्या हमें जनता ने नहीं चुना? जैसे आप सबको चुना है, हम जनता के द्वारा चुनकर नहीं आए हैं। अगला पॉइंट मैं कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में 15 साल से कोई भी टॉयलेट नहीं है। एक टॉयलेट है जिसकी कोई भी उसका रिपेयर नहीं कराया गया है, कोई उसको मॉडिफाई नहीं करा रहा है, और ना ही वहां पे कोई कर्मचारी है कि उसको साफ रखा जाए। उसके बाद बादली गांव में कम्युनिटी सेंटर के लिए 1 एकड़ की जमीन खाली पड़ी है, जिसमें विलेज फैसिलिटी के लिए मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाए। ये मेरा आपसे निवेदन है।